अब आ जाते हैं आरक्यू पे, विच इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या आरक्यू। So how do we define RQ? It is defined as the volume of carbon dioxide released per unit volume of, अच्छा, it is defined as the volume of carbon dioxide released per unit time per unit volume of oxygen used per unit time। क्या मतलब है इसका? यस गाइस, क्या मतलब है इसका? कि अगर हम आरक्यू का फॉर्मूला लिखें, कैसे लिखेंगे आरक्यू का फॉर्मूला? यहाँ पे क्लास भी कुछ सर वो कर नहीं देना। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released per unit time divided by volume of oxygen used per unit time। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम यूज हुई है उसे डिवाइड कर दो, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, कि आरक्यू का मतलब क्या है, आरक्यू का फॉर्मूला क्या है कि जितनी वॉल्यूम यूज हुई है कार्बन, यूज नहीं सॉरी रिलीज हुई है, हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या रेस्पिरेशन जनरली हो, तो चलो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऐसे ही है ना? ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होती है, यूज्ड अप होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो व्हाट इज आरक्यू? आरक्यू ये होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है पर यूनिट टाइम, जैसे एक सेकंड में, एक मिनट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम रिलीज हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में, एक मिनट में जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है उससे डिवाइड कर देंगे। दिस इज आरक्यू। ठीक है, अब बात सारी ये है कि वी कैन कैलकुलेट द आरक्यू यूजिंग इक्वेशंस एज वेल। कैसे? बिकॉज ये दोनों गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज हैं, तो केमिस्ट्री में जो है वो एवोगाड्रोस गैस लॉ है, वो क्या कहता है? एवोगाड्रोस गैस लॉ क्या बताता है आपको? कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, मोल्स ऑफ गैस। यानी जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी, एंड अगर दो गैसेस के मोल्स सेम है तो उनकी वॉल्यूम भी सेम होगी। ये बात क्लियर है कि एवोगाड्रोस गैस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे गैस के उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर दो गैसेस के मोल्स सेम हैं तो उन गैसेस की वॉल्यूम भी सेम होगी। तो वी कैन रीअरेंज द फॉर्मूला। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला को? कि हम जो है वो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पर यूनिट टाइम और मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन यूज पर यूनिट टाइम। ये बात समझ में आ गई कि मैंने फॉर्मूला को रीअरेंज कैसे कर दिया? एक ही बात है ना। अगर मैं वॉल्यूम्स को डिवाइड करूं और मोल्स को डिवाइड करूं, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि अगर दो गैसेस के मोल सेम होते हैं तो उनकी वॉल्यूम भी सेम होती है। ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो वॉल्यूम कितनी होगी? 24 dm³ और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो वॉल्यूम कितनी होगी? 24 dm³। तो जब आप 1/1 करोगे, यानी जब आप मोल्स को डिवाइड करोगे, तब भी आंसर क्या आएगा? 1। यानी जब आप 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिवाइड करोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तब भी आंसर 1 आएगा, यानी R³ 1 आएगा। और जब आप वॉल्यूम्स को डिवाइड करोगे, यानी 24 जो dm³ है वो किसकी वॉल्यूम है? CO2 की, डिवाइड बाय 24 dm³ O2, तब भी R³ क्या आएगा? 1। तो अगर आप मोल्स को डिवाइड करो या वॉल्यूम को डिवाइड करो, बात एक ही होती है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? सही है ना। तो अगर हमारे पास गैस वॉल्यूम्स नहीं है तो हम मोल्स को यूज करके भी R³ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोल्स को डिवाइड करो दो गैसेस के या वॉल्यूम को डिवाइड करो, आंसर वही आना है। ये बात क्लियर है? तो आगे चलें, क्विकली बताओ, इज दिस क्लियर? ओके। अब R³ हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? यस, व्हाई डू वी कैलकुलेट R³? यस, बिकॉज R³ कैन यू टेल यू कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन? ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों के माइंड में ये सवाल आता है कि R³ पढ़ क्यों रहे हैं? तो R³ पढ़ने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है R³ पढ़ने का? वो मकसद हम देख लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? R³ value can be used to determine which substrate is being used in aerobic respiration. RQ value can also be used to determine if anaerobic respiration, specifically alcoholic fermentation, is going on together with aerobic respiration. यानी RQ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सबस्ट्रेट, लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और आरक्यू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो रेस्पिरेशन है वो प्योरली एरोबिक है या प्योरली एनारोबिक है या मिक्सचर है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब वो कैसे होता है वो डिटरमिन करना है। तो आर की वैल्यूज क्या होती हैं? आई एम कॉपिंग अ टेबल।
यानी सबस्ट्रेट के हिसाब से आरक्यू की वैल्यूज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू वैल्यू क्या होती है? 1.0। प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू क्या होती है? 0.9। और लिपिड की आरक्यू वैल्यू क्या होती है? 0.7। अब ये आरक्यू वैल्यूज हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे ना, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कैसा क्यों है। ये हमने आरक्यू वैल्यूज जो टेबल में लिस्ट डाउन किए हैं, ये आरक्यू वैल्यूज क्यों आ रही हैं? आरक्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, calculate the RQ value for aerobic respiration of glucose। तो जब भी हमें RQ वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा हम इक्वेशन लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन की? ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस O2, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। दिस इज द इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इक्वेशन पहले लिखेंगे और फिर इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन लिखने के बाद वी विल बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक बैलेंसिंग नहीं करेंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट आरक्यू। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको? रूल क्या होता है बैलेंसिंग का? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग का रूल है। क्या रूल है? कार्बन, हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं? अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे कार्बन कितने हैं? 6। राइट साइड पे 1 है, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे, सही है। कार्बन हो गए बैलेंस। अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12। राइट साइड पे 2 हैं, तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। अब राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 × 2 12। 6 × 2 कैसे किया मैंने? बिकॉज ऑक्सीजन पे आ रहा है 2 एंड 6 इज द सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। सॉरी, 2 इज द सबस्क्रिप्ट, यानी ऑक्सीजन के नीचे 2 आ रहा है ना सबस्क्रिप्ट, और 6 क्या है? कोएफिशिएंट। तो 6 × 2 यानी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई और 6 × 1। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 18, ठीक है ना। टोटल 18 हो गई। तो अब लेफ्ट साइड पे भी 18 होनी चाहिए। हम ग्लूकोज को नहीं छेड़ सकते, यानी ग्लूकोज को आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते। आप अपने सबस्ट्रेट को हाथ नहीं लगाते हो जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हो। सबस्ट्रेट के मोल्स को 1 ही रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब आप देख रहे हो कि भाई 18 में से 6 तो यही है, 6 ग्लूकोज 18 में से यही है, तो यहाँ कितने होने चाहिए? 12। तो 12 होने के लिए यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? 6। तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी हैं और आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स भी हैं, तो आरक्यू कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2। क्या आंसर आएगा इसका? 6 डिवाइड बाय 6, तो आंसर विल बी 1.0। तो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड वी प्रूव दैट इसका आरक्यू क्या आता है? 1.0। एग्जाम्पल नंबर 2, calculate the RQ value for aerobic respiration of सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? कोई मुझे सुक्रोज का फॉर्मूला बता सकता है?
क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का? सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सही है। तो अब अगर हमें इसका आरक्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसका आरक्यू? यस गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द इक्वेशन C12H22O11। और एरोबिक रेस्पिरेशन बोला है ना उसने, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा रिएक्शन किससे होगा? ऑक्सीजन से। और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? यस गाइस, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा, बिकॉज दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? क्या रूल था? पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। लेफ्ट साइड पे कार्बन कितने? 12। राइट साइड पे कार्बन एक है, तो लेट्स प्लेस 12 ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 22 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कितने होने चाहिए हाइड्रोजन? 2 है ना, तो 11 यहाँ पे आप लगा दोगे तो 22 हो जाएंगे। अब आप राइट साइड पे ऑक्सीजन देखो, राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? 12 into 2, दैट इज 24। और यहाँ पे कितनी? 11 into 1। कितनी ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे? 11। टोटल ऑक्सीजन कितनी है ये? 35। सही है। तो अब किस तरह बैलेंस करें इसको? हम सबस्ट्रेट को तो नहीं छेड़ सकते। सबस्ट्रेट के पास कितनी ऑक्सीजन है? 11। 35 माइनस 11 कितना होता है? 24। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 24 करने के लिए? इसको 12। समझ में आ गई सारी बातें? यस, बात क्लियर हुई है कि मैंने बैलेंस किस तरह किया। बैलेंसिंग तो खैर आपका आपकी बेसिक केमिस्ट्री है ये बैलेंसिंग, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इनको सिखा देता हूँ ये तरीका अच्छा है। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ठीक है, एंड बैलेंस लाइक दिस, जिस तरह मैं बैलेंस करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है बैलेंसिंग में? ये जो मैंने बैलेंसिंग की इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? ठीक है, आरक्यू क्या आएगा इसका? यस गाइस, व्हाट विल बी द आरक्यू? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। द आंसर विल बी 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1.0। तो हमने देखा कि सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों केसेस में आरक्यू क्या है? 1.0। तो बेसिकली आई प्रूव दैट अगर कभी भी आरक्यू वैल्यू 1.0 हो तो इट मीन्स दैट एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। और किसकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है? कार्बोहाइड्रेट्स की। सही है। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। कैलकुलेट द आरक्यू और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर एरोबिक respiration of oleic acid। ओलिक एसिड जो है वो है क्या? व्हाट इज ओलिक एसिड?
ओलिक एसिड इज बेसिकली अ फैटी एसिड, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है ओलिक एसिड का? C18H34O2, ठीक है, दिस इज ओलिक एसिड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लिपिड्स की, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट फैटी एसिड क्यों लिया हमने? हमें तो आरक्यू लिपिड्स का चेक करना है ना, तो हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट फैटी एसिड क्यों लिया है? हमें तो पूरा लिपिड लेना चाहिए। वाई जस्ट द फैटी एसिड? ओलिक एसिड क्या है? फैटी एसिड है। कैन यू टेल मी द रीजन? ये कैलकुलेशंस में वो आपको फैटी एसिड क्यों देते हैं, पूरा फैट क्यों नहीं देते, पूरा लिपिड क्यों नहीं देते? यस, लिपिड्स की एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फैटी एसिड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा का पूरा लिपिड क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे? कैन समबडी टेल मी? नो आंसर्स? इफ यू गाइस रिकॉल मैंने क्या बताया था? इफ यू गो बैक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू फैट्स एंटर इनटू एरोबिक रेस्पिरेशन, के फैट्स या लिपिड्स एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कैसे करते हैं? तो उसका आंसर पूरा लिखा हुआ है और ये मैंने पूरा डिस्कस किया था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर नहीं होता है, सही है? क्या एंटर होता है, मतलब व्हाट एंटर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन? द फैटी एसिड्स। तो लिपिड्स का जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो एंटर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लिसरॉल एंटर ही नहीं होता। तो इसलिए हम पूरे लिपिड को यूज करके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम फैटी एसिड्स को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे और फैटी एसिड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद लिपिड्स। समझ में आई बात? क्योंकि लिपिड से जो चीज एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रही है वो फैटी एसिड है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू fatty acids and glycerol, and fatty acids are then broken down into two carbon units called acetyl units, which are picked up by coenzyme to form acetyl coenzyme. This reaction is known as the beta oxidation and occurs in mitochondrial matrix. मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जैसे होता क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम में वैसे तो हमें लिंक रिएक्शन से मिलते हैं जब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में हमें और कहाँ से मिल सकते हैं? फैटी एसिड से। कि जब फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन होंगी टू कार्बन यूनिट्स में, and these two carbon units known as the acetyl units are picked up by the coenzyme to form acetyl coenzyme. So this is how fatty acids enter the aerobic respiration. यानी fatty acids जो हैं वो through a process of beta oxidation they can make acetyl coenzyme, ठीक है ना? तो इसलिए हम RQ की कैलकुलेशन में क्या यूज कर रहे हैं? फैटी एसिड्स यूज कर रहे हैं और पूरा लिपिड यूज नहीं कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो क्या स्टेप्स होते हैं आरक्यू फाइंड करने के? कैन यू गाइस टेल मी? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी राइट द इक्वेशन, तो C18H34O2 रिएक्शन किससे करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन है तो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? यस, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है हमेशा? कैन यू गाइस टेल मी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऐसे ही है।
तो अब बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग कैसे होगी इसकी? कैन यू गाइस हेल्प मी इन द बैलेंसिंग? यस, बैलेंसिंग कैसे करेंगे? 6O2 सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं हम? विच एलिमेंट इज बैलेंस फर्स्ट? कार्बन। कार्बन। तो कार्बन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे कार्बन कितना है 18, तो राइट साइड पे भी कितना होना चाहिए 18। सो लेट्स प्लेस 18 ओवर हियर, ठीक है, 18 CO2 हो गई। एंड देन वी बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड पे 34, राइट साइड पे कितना होना चाहिए 34, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 17, बिकॉज 17 टू सा 34, ठीक है। इन द एंड व्हाट वी डू, वी बैलेंस द ऑक्सीजन। तो राइट साइड पे कितनी ऑक्सीजन है? राइट साइड पे पूरी बैलेंसिंग हो चुकी है ना, तो अब राइट साइड पे देखो ऑक्सीजन कितनी है, कितनी ऑक्सीजन है राइट साइड पे? यहाँ पे 18 इंटू 2 है, दैट इज 36, और यहाँ पे कितनी 17 इंटू 1, कितना होगा ये 17, तो टोटल करें 17 और 36 को तो कितना बनेगा? यस, 53। 36 प्लस 17 विल बी इक्वल टू 53, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वी कैन नॉट ऑल्टर द बैलेंसिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम वन मोल ही रख रहे हैं यहाँ पे, हम उसको ऑल्टर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके बेसिस पे राइट साइड को बैलेंस कर लिया है ना। अगर आप सबस्ट्रेट को ऑल्टर करके यहाँ पे 2 लगा देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि आपका राइट साइड पे पूरी बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आपने सबस्ट्रेट को वन मोल रखते हुए राइट साइड पे बैलेंसिंग की है, तो सबस्ट्रेट को तो आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अब सबस्ट्रेट में 2 ऑक्सीजन है ना, तो 53 माइनस 2 कर दो, कितना बचा 51, यानी 51 ऑक्सीजन आप यहाँ पे बैलेंस करो। तो 51 को कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 51 का हाफ क्या होता है 25.5, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 25.5 O2। बैलेंसिंग हो गई। अब आरक्यू निकाल लेते हैं। आरक्यू कैसे निकालते हैं? आरक्यू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 25.5। तो कितना आंसर आ रहा है ये? कैन यू गाइस कैलकुलेट दिस आंसर? 18 डिवाइड बाय 25.5। जीरो पॉइंट सेवन जीरो 0.70। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो आरक्यू होगा लिपिड्स का वो कितना होगा 0.7, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, वो तुम लोग सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट द आरक्यू फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ स्टीयरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है
C18 H36 O2. This is stearic acid. Yes. करो कैलकुलेट और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है. ये काम करते हैं कि यू गाइस इंटरैक्ट विद मी. तो सबसे पहले मुझे बताओ मैं क्या करूं. इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं. क्या बनेगी इक्वेशन? C18 H36 O2 प्लस O2 क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सही है. अब बैलेंसिंग मुझे बताओ कैसे करूं. यस, दिस इज द कार्बन 18. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे 18 CO2 हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा 18 वाटर. 18 वाटर हो जाएगा. ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 18 into 2. यहाँ पे 18 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 30 36. 6 और यहाँ पे 18 इंटू 1 ये हो जाएगा 18. वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54. 54. 52. अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 52. तो 52 का हाफ कितना होता है? 52. 26. तो इक्वेशन बैलेंस हो गई. RQ कैसे निकालेंगे? RQ इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 26. Moles of carbon dioxide. 0.69. 0.69 which will be equal to 0.69. which will be equal to 7. 0.7. ठीक है. तो वी कैन सी दैट लिपिड्स जो है उनका RQ कितना होता है? 0.7. फॉर एग्जांपल नंबर 5. Calculate the RQ value for alcoholic fermentation of glucose. Now the respiration turns into anaerobic, right? Before that we were discussing aerobic respiration. अब हम कौन सी respiration discuss कर रहे हैं? Anaerobic. ठीक है. Okay. So can you guys calculate the value of RQ for alcoholic fermentation of glucose? Guys, give me 1 minute. Okay. So how do we calculate the value of RQ for alcoholic fermentation of glucose? Simply, we will write the equation of alcoholic fermentation first. So what is the equation? C6 H12 O6, that is the glucose, and the glucose is broken down in the absence of oxygen, forming ethanol C2H5OH plus CO2.
And if we balance the equation, what do we get? It's 2C2H5OH and 2CO2. ठीक है ना? So RQ कैसे calculate करते हैं? RQ is equals to moles of CO2 divided by moles of O2. So over here we can see that the moles of CO2 are equal to 2 and there are no moles of oxygen. So oxygen के moles 0 हैं. The answer will be infinity. ठीक है जी? Anything divided by 0 is infinity. So we can see if alcoholic fermentation occurs, if yeast respires anaerobically, yeast जब respire करता है anaerobically, तो कौन सी anaerobic respiration कर रहा होता है? Alcoholic fermentation. तो जब वो alcoholic fermentation करेगा, तो RQ क्या आना चाहिए? Infinite. Are you getting my point? So as I mentioned in the last class के अगर RQ infinite होता है, so what does that mean? That anaerobic respiration है, and of which type? Alcoholic fermentation. Fine. Any problem? No, sir. Okay. Let's move to example number 6. Example number 6. You guys will calculate this for me. Calculate the RQ value for aerobic respiration and alcoholic fermentation of glucose. यानी ग्लूकोज जो है वो अब एरोबिकली रेस्पायर भी कर रहे हैं ग्लूकोज पे और एनारोबिकली रेस्पायर भी कर रहे हैं. ठीक है? So what should be the collective RQ? You need to find this. Do you guys have any idea that how should we solve this example? Shall we write the equation? Should we write one equation or two equations? Two, because we have aerobic and alcohol. Exactly. So first equation will be aerobic respiration of glucose, C6H12O6 plus oxygen. And what is formed? Carbon dioxide and water. Yeah. And if we balance the first equation, so it's 6O2, 6CO2, and 6H2O. The second equation would be the same as the previous one. We can copy this equation. So if we now calculate the collective RQ, so what should be the collective RQ? RQ is equals to molecules of carbon dioxide divided by molecules of oxygen, or moles of carbon dioxide divided by moles of oxygen. So how many carbon dioxide in total do we have? 2 plus 6, right? Yes. We have total 8 carbon dioxide molecules. And how many molecules of oxygen do we have? 6 only. Because in the second equation, we don't have any oxygen. So 8 divided by 6 कितना होगा? 1.3. Yes. 1.3. 3. 3. Yes. So what do we observe? That if RQ is greater than 1, what does it suggest? That both aerobic and anaerobic respiration are going on. ठीक है ना? यानी अब now you guys are clear about the values of RQ. So just tell me if RQ value is 1.0, what does it suggest?
अगर RQ वैल्यू 1 है तो क्या सजेस्ट कर रही है? So only respiration is happening. Which respiration? Aerobic. Of which substrate? Glucose, sir? Carbohydrates. Yeah, You need to remember the values. Guys, you need to remember the values. If RQ value is 1.0, it is suggestive of respiratory substrate being carbohydrate and broken down in aerobic respiration. ठीक है, 1.0 RQ का मतलब होता है कि aerobic respiration हो रही है and respiratory substrate is the carbohydrate. ठीक है, if value is 0.7, it is suggestive of lipids being used in aerobic respiration. ठीक है, if RQ value is 0.9, it is suggestive that proteins are being used as respiratory substrates in aerobic respiration. ठीक है, अगर RQ value infinite है, so that is alcoholic fermentation, which is a type of anaerobic respiration. और अगर RQ value 1 से ज्यादा है तो both aerobic and anaerobic respiration. So RQ values tell you everything. Fine. और हमने प्रूफ भी किया है ना, we just didn't prove proteins, तो वो कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है ना, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो आई एम नॉट गोइंग इन कॉम्प्लिकेशन राइट नाउ. ये हम बाद में जाके पढ़ लेंगे कि जो अमाइनो एसिड है वो डीअमाइनेशन होती है उसकी, फिर उससे यूरिया बनता है, यूरिया साइकिल, ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे इन द चैप्टर ऑफ होम्योस्टेसिस. राइट नाउ आई विल जस्ट से दैट व्हेन वी ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड इन रेस्पिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट एलेनिन इज एन अमाइनो एसिड ना. अब अमाइनो एसिड में मसला ये है कि नाइट्रोजन भी होता है, यू ऑल नो दैट. ठीक है, तो अमाइनो एसिड आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, राइट. सो जब एलेनिन ब्रेक डाउन होगी रेस्पिरेशन में, तो व्हाट इज फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनता है? यूरिया. एक्चुअली रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन नहीं हो रही है अमाइनो एसिड, पहले अमाइनो एसिड डीअमाइनेट होती है. ठीक है ना, यू हैव सम कॉन्सेप्ट ऑफ डीअमाइनेशन फ्रॉम योर ओ लेवल्स, राइट? ऐसे ही है. Yes, sir. चलो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि जैसे कोई भी अमाइनो एसिड है, जैसे एलेनिन, यू कैन सी दिस, ये कौन सी अमाइनो एसिड तुम्हारे सामने बनी हुई है? एलेनिन. तो एलेनिन की डीअमाइनेशन कैसे होती है कि इससे बेसिकली अमाइन ग्रुप जो होता है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, और अमाइन ग्रुप रिमूव होकर क्या बनाते हैं? अमोनिया. ठीक है, एंड देन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया, CONH2 टेकन ट्वाइस. ठीक है, और जो रिमेनिंग स्केलेटन बचता है, जो रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन बचेगा, उसे बोलते हैं कीटो एसिड, एंड दिस कीटो एसिड टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं तुम लोगों को बताया था ना कि हम अमाइनो एसिड्स को डीअमाइनेट करते हैं. ठीक है, और जब हम अमाइनो एसिड्स को डीअमाइनेट करते हैं तो उससे कीटो एसिड्स बनती हैं, व्हिच कैन एंटर द क्रेब्स साइकिल. सही है? Yes, sir. सो रेस्पिरेशन में पूरी की पूरी अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं हो रही, अमाइनो एसिड का सिर्फ कौन सा पार्ट ब्रेक डाउन हो रहा है? कीटो एसिड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी जो पार्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में होगा, एंड देन अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया. तो मुझे बताओ सिर्फ ऑक्सीजन कहाँ पे यूज हो रही है? ऑक्सीजन इज जस्ट यूज टू ब्रेक कीटो एसिड इन रेस्पिरेशन, बस. ठीक है, तो सिंपली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का रोल क्या है? ऑक्सीजन का रोल यूरिया बनाना नहीं है. ऑक्सीजन का रोल क्या है? इट विल बी यूज्ड टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली. ठीक है जी. तो अब मुझे बताओ आरक्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? व्हाट डू यू सी इफ यू जस्ट कैलकुलेट द आरक्यू यूजिंग दिस इक्वेशन? सो व्हाट शुड बी द आरक्यू? अब ये इक्वेशन पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगी गाइस, यू शुड नो दैट. लिखी भी आ सकती है पेपर में इन रेयर सर्कमस्टांसेस, मतलब मुश्किल है ये आए भी, बिकॉज दिस इज टफ. ठीक है ना, सिलेबस मतलब सिलेबस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है ये, बट यू नेवर नो, इट कैन अपीयर इन द पेपर. पेपर मुश्किल होते जा रहे हैं, तो ये इक्वेशन बनी हुई गिवन हो सकती है, और यू विल जस्ट बी आस्क्ड टू बैलेंस इट, क्योंकि समटाइम्स पेपर में ऐसा है कि इक्वेशंस गिवन होती हैं एंड यू आर जस्ट आस्क्ड टू बैलेंस द इक्वेशन. फाइन, तो बैलेंस करने के बाद क्या करना होगा? आरक्यू निकालना होगा. व्हाट इज द आरक्यू? 0.833. ठीक है, सो इज इट 0.9? 0.9 तो नहीं है, एंड मैंने क्या बताया था? The RQ should be 0.9 for proteins. तो एक्चुअली हमारा सिलेबस जो है वो हमें ही कहता है कि 0.9 वैल्यू है, लेकिन इन रियलिटी इट्स बिटवीन 0.8 एंड 0.9.
ठीक है, तो 0.8 से लेकर 0.9 तक प्रोटीन्स की जो है वो आरक्यू होती है when they are broken down in respiration. सही है, फाइन. So we have Yes, I sir. have proved all the values of RQ. Just let me know if you have any problem in RQ. No, sir. Okay. अब याद रहे कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर इज द मैरी जोन्स, एंड मैरी जोन्स ने अपनी बुक में प्रोटीन्स की आरक्यू वैल्यू कितनी दी हुई है 0.9. तो इसलिए तुम लोगों को मैं याद करवाता हूँ 0.9. लेकिन याद रहे कि एग्जामिनर इन द पेपर टोटली इग्नोर्स प्रोटीन्स. व्हाई? एग्जामिनर पेपर में प्रोटीन्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता है. बिकॉज गाइस डू रिमेंबर दैट प्रोटीन्स आर नॉट नॉर्मली ब्रोकन, दे आर ब्रोकन इन द केसेस ऑफ स्टारवेशन. प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कब ब्रेक होते हैं? स्टारवेशन जब हो जाती है. स्टारवेशन क्या है कि बहुत टाइम तक जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें ना मिले. दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन. ठीक है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ स्टारवेशन? बॉडी लूजेस ऑल द मास. तो ये किस चीज का मास कम होता है? मसल का. यानी मसल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं इन स्टारवेशन ना. तो प्रोटीन्स आर नॉट नॉर्मली ब्रोकन डाउन, इसलिए एग्जामिनर जो है दे टोटली इग्नोर प्रोटीन्स इन द पेपर. ठीक है. तो प्रोटीन्स को तो सोचो ही नहीं कोई आरक्यू के क्वेश्चन में, until unless वो कोई इक्वेशन दे दें जिसमें अमाइनो एसिड हो. You just have to think about carbohydrates and lipids and anaerobic respiration. बस. अब जैसे एक सवाल आया था पेपर में कि there was an RQ value of 0.8. तो उन्होंने पूछा था कि भाई RQ value 0.8 क्यों है? Explain what can be deduced by the RQ value of 0.8. तो क्या डिड्यूस कर सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है एनारोबिक? पहले ये बताओ. यस, जल्दी. What can you deduce about the RQ value of 0.8? Aerobic or anaerobic? Aerobic. Aerobic. Because RQ value is less Mr. than 1. Aerobic? Aerobic. ठीक है, 1 or less than 1 is aerobic. और फिर किसकी ये रेस्पिरेशन हो रही होगी? Now you might think of proteins. जैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया भाई वो 0.8 और 0.9 के बीच में है. ठीक है. So students might think of proteins but ignore proteins. 0.8 की वैल्यू कब आ सकती है? सोचो. 0.8 is actually between 0.7 and 1.0. So you will say that both carbohydrates and lipids are broken down. Are you getting my point? देखो प्योरली अगर लिपिड्स ब्रेक डाउन हो तो आरक्यू कितना होता है? 0.7. लेकिन अगर साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएं तो आरक्यू वैल्यू विल गो अप अ लिटिल बिट. ठीक है. यानी आरक्यू वैल्यू विल गो अप. कितना हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0.8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आरक्यू वैल्यू 0.7 और 1 के बीच में आए, फॉरगेट अबाउट प्रोटीन्स until unless they say starvation. ठीक है जी. अच्छा, फास्टिंग और स्टारवेशन में बहुत फर्क होता है गाइस. What is the difference between fasting and starvation? Fasting is for a small period of time ना. तो फास्टिंग में क्या ब्रेक डाउन होते हैं? लिपिड्स. डू रिमेंबर दैट. कार्बोहाइड्रेट्स कब ब्रेक डाउन करती है हमारी बॉडी? When we are well fed. What is meant by well fed? जब हम खाना खा रहे हैं नॉर्मली, we are well fed, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है बिकॉज वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स इन द मील. तो RQ 1 होता है. ठीक है. व्हेन वी स्टार्ट फास्टिंग तो क्या होता है? अब ग्लूकोज खत्म हो जाता है. ठीक है. तो फिर बॉडी किस पे रेस्पायर कर रही होती है? लिपिड्स पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड जो बीच का वक्त है, जस्ट लाइक यू स्टार्टेड फास्टिंग, तो 2-3 घंटों बाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक डाउन हो रहे होंगे और लिपिड्स भी ब्रेक डाउन हो रहे होंगे. तो RQ विल गो समवॉट बिटवीन 1.0 and 0.7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पेपर में सवाल आता है इसलिए मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ. ठीक है. तो पहली बात, अगर RQ 1 से कम हो, ऑलवेज से दैट एरोबिक रेस्पिरेशन इज अकरिंग एंड मिक्स सबस्ट्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर बीइंग यूज्ड अप इन एरोबिक रेस्पिरेशन. फाइन.